लोग फंडिंग को फायर एक्सटिंग्विशर समझते हैं, जबकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। आपने अपना बिजनेस अपने खून पसीने से खड़ा किया है, आप उसको किसी के मंथली टारगेट के हवाले मत कीजिए। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं तो आई एम श्योर आपका सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट होगा सेल्स, जबकि आपके बिजनेस में एचआर, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग जैसे और भी डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन सेल्स ही क्यों फेवरेट है? अच्छा चलो आप कमेंट में बता देना, पहले मैं बता देता हूँ। क्योंकि एकमात्र वही डिपार्टमेंट है जिसके एम्प्लॉइज अपने दिए गए वर्कलोड से ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, क्योंकि उन्हें इंसेंटिव जो कमाना है। और यही सेल्स डिपार्टमेंट आपकी सेल्स एजेंसीज को भी हैंडल करता है, जैसे कि आपके एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इनका भी एकमात्र लक्ष्य होता है कि मैक्सिमम माल बेचना है और पैसा कमाना है, कहीं कमीशन तो कहीं प्रॉफिट। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट काम कैसे करता है? सिर्फ एक चीज के पीछे, दैट इज टारगेट। जी हाँ, टारगेट, वही टारगेट जिसके लिए बहुत सारे लोग खुद टारगेट हो जाते हैं। अब इस बाजी को थोड़ा पलट देते हैं, आपके बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में आते हैं। आइए फाइनेंस मार्केट में। जी हाँ, ये हल्की सी सिकन भरी मुस्कान जो आपके चेहरे पे आई है ना, ये कुछ कहना चाहती है। आप सही समझ रहे हैं। जब आप अपने सेल्समैन को टारगेट देते हैं तो क्या वो लोन बेचने वाला सेल्समैन जो आपके पास लोन बेचने के लिए आता है, उसको कहीं से टारगेट नहीं मिलते होंगे? कहीं से तो मिलते होंगे ना। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है आप एक बिजनेसमैन होते हुए अपनी सेल्स टीम को टारगेट तो दे सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी सेल्स टीम के टारगेट का टारगेट बन जाना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप बिजनेस फाइनेंस लेते समय कहां कहां किसी और के टारगेट का शिकार बन जाते हैं। पहले मैं सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके बताऊंगा और उसके बाद सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात से आपके बिजनेस में लाखों करोड़ों का नुकसान होने से बच जाए। और हमारे पास तो कई ऐसे केसेस भी आए हैं जहां लोगों ने रॉन्ग फाइनेंसिंग उठाई थी और उनका बिजनेस बंद हो गया। प्रॉब्लम नंबर 1, आप ये समझते हैं कि सामने वाले का इंटरेस्ट भी आप ही का इंटरेस्ट है। जो आदमी आपको लोन दिलवाना चाहता है उसका टारगेट क्या है? क्या उसका टारगेट आपके बिजनेस में ग्रोथ लाना है? नहीं, उसका टारगेट उसके बॉस लोगों ने सेट कर रखा है कि उसको इस महीने कितनी फाइलें लॉगिन करवानी है, कितनी डिस्बर्समेंट करनी है और कितना उसको इंसेंटिव कमाना है। अब जिस आदमी का टारगेट सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना है, वो आपके बिजनेस की गहराई में क्यों जाएगा? आप ही बताओ। उसके लिए आप एक कस्टमर हैं, एक केस हैं, केस खत्म, रिश्ता खत्म। प्रॉब्लम नंबर 2, आपको अपने ही फाइनेंशियल का पता नहीं होता, स्पेशली बैलेंस शीट का। अब एक कड़वी बात, बुरा मत मानिए, लेकिन मेरा 25 साल का अनुभव है कि 100 में से 90 बिजनेसमैन को अपनी बैलेंस शीट के बारे में 10% भी नहीं पता होता। और मजे की बात यह है कि कमर्शियल फाइनेंस की सारी कैलकुलेशन सिर्फ बैलेंस शीट के बेसिस पर होती है। अब बैलेंस शीट अपने आप में एक सरदर्दी है, उसमें हजारों तरह के रेशियो होते हैं, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और पता नहीं क्या क्या, और हजारों अलग अलग कैलकुलेशन होती हैं। और इन रेशियोज और कैलकुलेशंस की सब लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन रखते हैं, क्योंकि हर फाइनेंशियल आपकी बैलेंस शीट को अपने अलग नजरिए से समझता और पढ़ता और देखता है। अब जब आपको ही नहीं पता कि आपकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, तो बैंक के सामने आपकी बैलेंस शीट की बात कौन रखेगा? वही सेल्समैन। एक बार सोचिए जरा। अब आप सोच रहे होंगे मैं प्रॉब्लम तो बता रहा हूँ लेकिन सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा। पहले एक बार प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत आसान सी है। हमें कंज्यूमर फाइनेंस या पर्सनल फाइनेंस तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल फाइनेंस की, उसमें हमारा डब्बा गोल है। इंटरेस्ट रेट के बारे में भी समझ सकते हैं और भी कई सारी कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, लेकिन जहां बात कमर्शियल फाइनेंस की आती है वो बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करता है और उसमें हमारा डब्बा गोल है भाई। बहुत सारे लोग तो सीसी क्या है, ओडी क्या है ये नहीं समझ पाते। ओडी और सीसी में डिफरेंस ही पता नहीं। उसके अलावा टर्म लोन कहाँ लेना है, कि आपको फंड बेस या नॉन फंड बेस लिमिट लेनी है, इसको ना तो कोई समझाने वाला है ना आपको समझ है। और आप भी बिजनेसमैन हैं, आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि जहां बातें समझ में नहीं आती वहीं पर आदमी लुट जाता है। चौथी प्रॉब्लम है गलत स्ट्रक्चर और गलत प्रोडक्ट। अब मान लीजिए उस भले सेल्समैन ने आपका काम कर दिया, आपको लोन मिल भी गया, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आपके बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट है? हमारे पास बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं जिनको एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। उनको बिजनेस को डे टू डे रूटीन में चलाने के लिए फंड चाहिए था, लेकिन उन्होंने 3-4 साल के लिए महंगे इंटरेस्ट पर बिजनेस लोन उठा लिए। हर एक बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, कब माल बेचा, कब खरीदा, कब पेमेंट आई, कब पेमेंट की। किसी भी लोन या फाइनेंस का स्ट्रक्चर इसी कैलकुलेशन के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उस टारगेट वाले सेल्समैन को क्या मतलब? उसके पास जो प्रोडक्ट है उसके लिए वही जरूरत है, उसको वही बेचना है। नतीजा ईएमआई का बोझ तभी आता है जब आपके पास कैश फ्लो की सबसे ज्यादा कमी होती है। इसलिए लोग लोन पर लोन और लोन पर लोन लेते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो एक लोन के जंजाल में फंस जाते हैं। 5वीं एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोन कितना चाहिए, फाइनेंस कितना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी,
ना तो आपने समझा ना किसी से पूछा। हमारे 25 साल से भी अधिक के अनुभव के आधार पर मैं इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानता हूँ, क्योंकि हम कैलकुलेशन पता नहीं किस आधार पर करते हैं कि हमें कितने फाइनेंस की अपने बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। हमें इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, हमें 3 महीने की रिक्वायरमेंट है कि 6 महीने की रिक्वायरमेंट है कि 1 साल की या 5 साल की। और ऐसे मामलों में हमने देखा है कि आपकी कैलकुलेशन जब दुरुस्त नहीं होती हैं तो आप उस सेल्समैन को, उस टारगेट वाले सेल्समैन को बोलते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट तो 1 करोड़ की है, लेकिन एप्लीकेशन आप 2 करोड़ की डालिए, क्योंकि पता नहीं बैंक कितने अमाउंट देगा। और जब वो सेल्समैन बैंक में एप्लीकेशन आपकी 2 करोड़ की डालता है तो उसका टारगेट रहता है कि एप्लीकेशन 2 करोड़ ही पास हो, क्योंकि इंसेंटिव तो ज्यादा अमाउंट पर मिलना चाहिए ना। ज्यादा लोन और बेवजह का फाइनेंस आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट डालेगा, उसका उस सेल्स मैनेजर को क्या लेना देना। और क्योंकि आपने कैलकुलेशन दुरुस्त नहीं की थी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइनेंस कम मिले, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट अधर में लटक जाए। और कई बार तो ऐसी मुसीबत आन पड़ती है कि ना तो आप आगे जा सकते हैं और ना पीछे। आपने रोड पे चलते हुए बहुत सारे खंडर देखे होंगे, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो जाते हैं, ना वो शुरू होते हैं ना खत्म। और क्या आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल की भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस चाहिए तो उसमें भी मार्जिन मनी के साथ साथ कई तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, और उसको कौन कैलकुलेट करेगा। प्रॉब्लम नंबर 6, विजन को समझना। जब आप अपने किसी एम्प्लॉय को जो आपके लिए फुल टाइम काम करता है उसको समझाने में असमर्थ रहते हैं, और हो सकता है आप अपने परिवार को भी अपना विजन उतने अच्छे से, उतनी क्लैरिटी से ना समझा पाएं, फिर वो सेल्समैन जो टारगेट के साथ आपके पास आया है वो आपका विजन कैसे समझेगा। आपका विजन, आपकी सोच, आपके सपने सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप अपने बिजनेस को अगले 5 साल में कहां ले जाना चाहते हैं, आपका एक्शन प्लान क्या है, आपके बिजनेस में मशीनरी कब आएगी, कब आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करेंगे और कब मॉडर्नाइजेशन। ये सारी बातें सिर्फ आपको समझ में आती हैं, किसी और को नहीं। फंडिंग की प्लानिंग सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी होनी चाहिए। लोग फंडिंग को फायर एक्सटिंग्विशर समझते हैं, जबकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आज लिया गया गलत लोन कल की बैलेंस शीट खराब कर सकता है, और खराब बैलेंस शीट पर लोन मिलना, फंडिंग मिलना तो और भी मुश्किल हो जाता है। पर जिसका टारगेट आज का है, जिसको इसी महीने फाइल डिसबर्स करनी है, उसको आपके 5 साल के विजन से क्या मतलब। 7वीं प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इग्नोरेंस है, क्योंकि आप कई सारी चीजें उस समय इग्नोर कर देते हैं जब आप साइन कर रहे होते हैं लोन डॉक्यूमेंट्स पर, और उन बातों का आपको बाद में पता चलता है। छुपी हुई शर्तें और खर्चे, प्रोसेसिंग के ऊपर फीस या चार्जेस, फंडिंग के साथ में जबरदस्ती बेचे जाने वाले अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस, फोरक्लोजर चार्जेस, और सैंक्शन लेटर में बारीक लिखी हुई वो सारी नियमावली जिसको आप पढ़कर भी समझ नहीं पाते। मॉरेटोरियम क्या है, टर्म क्या है, और रिपेमेंट स्ट्रक्चर कैसे बना है, कोलेटरल में क्या क्या चार्ज लिया गया है, इस चीज को समझाने की जिम्मेदारी कभी किसी ने ली ही नहीं, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती हैं, और टाइम और एफर्ट्स अगर आपके साथ लगाएंगे तो टारगेट कैसे पूरे होंगे। और आखिरी प्रॉब्लम है डिस्बर्समेंट के बाद गायब हो जाने की, मतलब आफ्टर सेल्स सर्विसेज का क्या। यकीन मानिए कई मामलों में जद्दोजहद तब शुरू होती है जब आपका लोन डिसबर्स हो जाता है, आपको पेमेंट मिल जाती है। एक नॉर्मल बैंकिंग रिलेशनशिप के साथ साथ आपका हर साल रिन्यूअल, स्टॉक स्टेटमेंट, बैंक की अदर कंप्लायंसेस और पता नहीं क्या क्या कंप्लीट करना पड़ता है। अब ये सब कौन संभालेगा। केस खत्म, इंसेंटिव रिलीज, काम खत्म। मैंने यहाँ मोटी मोटी सारी प्रॉब्लम्स कैटर कर ली हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनको भी अपने आने वाले नए वीडियो में शामिल कर लेंगे। अब आप कहेंगे मनोज भाई आपने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन सॉल्यूशन भी तो बताओ। तो अब चलिए एक एक करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं दिल्ली वेल्थ ग्रुप के तरीके से। सॉल्यूशन नंबर 1, हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम थी सामने वाले का इंटरेस्ट। हमारा सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। दिल्ली वेल्थ ग्रुप इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस कंसल्टेंट है, ना कोई एजेंट और ना ही कोई ब्रोकर। हमारी इनकम आती है क्लाइंट से ली गई प्रोफेशनल फीस से, ना किसी बैंक का कमीशन, ना कोई छुपा हुआ पे आउट, और ना किसी और तरह का कोई हिडन चार्जेस। अगर फीस आप दे रहे हैं तो हम आपके इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, टेबल के इस तरफ बैठकर आपके साथ। यही डिफरेंस है एक लोन पुशिंग सिस्टम अर्थात टारगेट वाले मॉडल और एक कंसल्टेंट के मॉडल में। हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी बैलेंस शीट की समझ। हमारा तरीका है डायग्नोस्टिक फर्स्ट। जैसे एक अच्छा डॉक्टर पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही दवाई देता है, वैसे ही हम पहले पूरी बैलेंस शीट को ढंग से समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। आपके रेशियोज कहाँ खड़े हैं, बैंक आपकी फाइल को कैसे देखेगा और कौन सी कमजोरी ठीक करनी है, यह सब आपकी भाषा में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है। हमारा मानना है कि क्लाइंट को समझाना हमारे काम का हिस्सा है, क्योंकि जो क्लाइंट अपनी बैलेंस शीट को ठीक से समझता है वो बैंक के साथ हर एक मीटिंग में उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करता है। हमारी तीसरी प्रॉब्लम थी कमर्शियल फाइनेंस में डब्बा गोल अर्थात कम समझ होना या ना समझ होना। इसका सीधा आंसर है हमारे 25 सालों का अनुभव लैंडिंग और बैंकिंग का। मैं और मेरी पूरी टीम सभी एक्स बैंकर्स हैं।
यानी कि हमें टेबल के दोनों तरफ बैठने का अनुभव है। सीसीओडी, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, टर्म लोन और भी ना जाने क्या क्या सब समझ है हमें, क्योंकि दिल्ली वेल्थ ग्रुप के पास 2000 से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। आपको बैंकर की भाषा समझने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन हमारा काम है। हमारी चौथी प्रॉब्लम थी गलत प्रोडक्ट। हमारे यहाँ प्रोसेस थोड़ा उल्टा चलता है। हम पहले आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर समझते हैं, आपकी बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल को समझते हैं, आपके कैश फ्लोज को समझते हैं, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी को जज करते हैं और उसके बाद आपके लिए सही स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो फंड बेस और नॉन फंड बेस का सही मिक्सचर, कैपेक्स में इन्वेस्ट करना है तो मोरेटोरियम और सही लोन टर्म, और अगर आप एक्सपोर्टर हैं या किसी और बिजनेस में हैं तो आपके लिए सही प्रोडक्ट डिजाइन करना या आपको उन प्रोडक्ट्स के लिए समझाना हमारा मेन लक्ष्य होता है। और ये सारे प्रोडक्ट भी आपके हिसाब से कस्टमाइज किए जाएंगे, ना कि किसी और के बिजनेस मॉडल के हिसाब से। पांचवी प्रॉब्लम थी कि कितना अमाउंट चाहिए। हमारा असेसमेंट 100% साइंटिफिक तरीके पर आधारित होता है। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल, स्टॉक, डेटर्स की होल्डिंग, क्रेडिटर्स का टाइम और भी बहुत कुछ, सबकी एक सटीक कैलकुलेशन। ना तो पैसे ज्यादा मिलने का बोझ और ना ही कम पैसे मिलने से प्रोजेक्ट हॉल्ट होने का डर। जिम्मेदार फंडिंग ही टिकाऊ बिजनेस बनाती है, हमारी यही फिलॉसफी है। छठी प्रॉब्लम थी आपका विजन कौन समझे। आपका विजन हमारा रोड मैप। हम किसी भी बिजनेस में सिर्फ आज नहीं देखते, हम उसमें अगले 3 से 5 साल तक का भविष्य देखते हैं। आज का स्ट्रक्चर ऐसा बने कि एक्सपेंशन का रास्ता खुले, बैलेंस शीट मजबूत हो और बैंक की नजरों में आपकी साख बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी टीम में लगभग सभी मेंबर्स 25 साल या उससे भी अधिक एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर हैं, तो सीनियर लेड मॉडल ही हमारी पहचान है। हमारी 7वीं प्रॉब्लम थी छुपी हुई शर्तें और खर्चे। हम करते हैं सब कुछ लिखित में, साफ साफ, एकदम क्लियर। हमारा फी स्ट्रक्चर, बैंक के खर्चे और सैंक्शन लेटर की छोटी छोटी टर्म्स, हर चीज आपको डे 1 पे क्लियर होगी। उसके बाद ही हम मैंडेट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक बात हम पहले दिन ही साफ कर देते हैं कि सैंक्शन देना हर एक बैंक का अपना एक अधिकार है, जो उनके अपने इंटरनल रिस्क असेसमेंट और अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है। हम बेस्ट एफर्ट बेसिस किसी भी प्रपोजल को तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि हम कभी भी उस सेल्समैन की तरह झूठे वादे नहीं करते। हमारा टारगेट सिर्फ आपको सुविधा देना है, आपको कंसल्ट करना है, ना कि अपनी जेब भरना। हमारी 8वीं प्रॉब्लम थी कि डिस्बर्समेंट के बाद गायब हो जाना। देखिए, हम किसी भी लेंडर के ना तो एजेंट हैं, ना हम किसी के एम्प्लॉई हैं। हम सिर्फ आपकी सेवा में आपके साथ जुड़े रहकर काम करना चाहते हैं। हम आपके लिए बेहतर करेंगे तो हमारे को रेफरेंस मिलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम आपके साथ हमेशा एंगेज रहते हैं जब तक आप हमें एंगेज रखना चाहें। इसके साथ ही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमें कोई भी क्लाइंट छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। हमारी तो रिटन पॉलिसी है, जीरो डिस्प्यूट पॉलिसी। तो आपने देखा होगा, जब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था तो आपको लगता था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन इतना छोटा, सिर्फ दिल्ली वेल्थ ग्रुप एक छोटा सा सॉल्यूशन है। और आज की वीडियो का सार था, आपको टारगेट देना है, टारगेट बनना नहीं है। आपने अपना बिजनेस अपने खून पसीने से खड़ा किया है, आप उसको किसी के मंथली टारगेट के हवाले मत कीजिए। सही सलाह, सही स्ट्रक्चर और सही बैंकिंग पार्टनर, ये तीनों मिलके ही असली मायने में विंग्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। दिल्ली वेल्थ ग्रुप 2000 से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स के साथ एक भरोसे का नाम है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, आपकी जानकारी में कोई बिजनेसमैन है जिसको इस वीडियो को सुनने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। एंड आई होप आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल्ली वेल्थ ग्रुप, विंग्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम।